लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये बात तो तय पा चुकी थी कि सब कामों के पहले कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी हो जानी चाहिए। अतः इसी ख्याल से जीत सिंह शादी के इंतजाम में जी जान से कोशिश कर रहे हैं और इस बात की खबर पाकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज दोनों कुमार आ जाएंगे और शीघ्र ही उनकी शादी भी हो जाएगी। महाराज की आज्ञा अनुसार जीत सिंह मुलाकात करने के बाद इस बात का फैसला भी कराए कि किशोरी के साथ ही साथ कामनी का भी कन्यादान रणधीर सिंह ही करेंगे। साथ ही इसके रणधीर सिंह की ये बात भी जीत सिंह ने मंजूर कर ली कि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के आने के पहले किशोरी और कामनी उनके यानी रणधीर सिंह के खेमे में पहुंचा दी जाएंगी। आखिर ऐसा ही हुआ, अर्थात किशोरी और कामनी बड़ी हिफाजत के साथ रणधीर सिंह के खेमे में पहुंचा दी गईं और बहुत से फौजी सिपाहियों के साथ पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल और पंडित बद्रीनाथ अय्यर खास उनकी हिफाजत के लिए छोड़ दिए गए। आज कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के आने की उम्मीद में लोग खुशी खुशी तरह तरह के चर्चे कर रहे हैं। आज ही के दिन आने के लिए दोनों कुमारों ने चिट्ठी लिखी थी, इसलिए आज उनके दादा दादी, माँ बाप, दोस्तों और प्रेमियों को भी उम्मीद हो रही है कि उनकी तरसती हुई आंखें ठंडी होंगी और जुदाई के सदमों से मुरझाया हुआ दिल हरा होगा। अलहकार और खैरख्वाह लोग जरूरी कामों को भी छोड़कर तिलिस्मी इमारत में इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तरह हर एक अदना और आला दोनों कुमारों के आने की उम्मीद में खुश हो रहा है। गरीबों और मोहताजों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो रहा है कि अब उनका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। दोपहर दिन ढलने के बाद दोनों नकाबपोश भी आकर हाजिर हो गए हैं। केवल वे ही नहीं, बल्कि उनके साथ और भी कई नकाबपोश हैं जिनके बारे में लोग तरह तरह के चर्चे कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जिस समय ये नकाबपोश लोग अपने चेहरों से नकाबें हटाएंगे उस समय जरूर कोई न कोई अनूठी घटना देखने सुनने में आएगी। नकाबपोशों की जुबानी ये तो मालूम हो ही चुका था कि दोनों कुमार उसी पत्थर वाले तिलिस्मी चबूतरे के अंदर से प्रकट होंगे जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ है। इसलिए इस समय महाराज, राजा साहब और सलाहकार लोग उसी दालान में इकट्ठे हो रहे हैं और वो दालान भी सज सजाकर लोगों के बैठने के लायक बना दिया गया है। 3 पहर दिन बीत जाने पर तिलिस्मी चबूतरे के अंदर से कुछ विचित्र ही ढंग के बाजे की आवाज आने लगी, जो कि भारी मगर सुरीली थी और जिसके सबब से लोगों का ध्यान उस तरफ खिंचा। महाराज सुरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह और गोपाल सिंह तथा दोनों नकाबपोश उठकर उस चबूतरे के पास गए। ये लोग बड़े गौर से उस चबूतरे की अवस्था पर ध्यान देते रहे, क्योंकि इस बात का पूरा गुमान था कि पहले की तरह आज भी उस चबूतरे का अगला हिस्सा किवाड़ के पल्ले की तरह खुलकर जमीन के साथ लग जाएगा। आखिर ऐसा ही हुआ, अर्थात जिस तरह बलभद्र सिंह के आने और जाने के वक्त उस चबूतरे का अगला हिस्सा खुल गया था, उसी तरह इस समय भी वो किवाड़ के पल्ले की तरह धीरे धीरे खुलकर जमीन के साथ लग गया और उसके अंदर से कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह बाहर निकलकर महाराज सुरेंद्र सिंह के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद दोनों कुमारों ने अपने पिता के चरण छुए, फिर जीत सिंह जी और तेज सिंह को प्रणाम करने के बाद राजा गोपाल सिंह से मिले। इसके बाद नकाबपोशों, अय्यारों व दोस्तों से भी मुलाकात की। बंदोबस्त पहले से हो चुका था और इशारा भी बंधा हुआ था। अतएव जिस समय दोनों कुमार महाराज के चरणों पर गिरे उसी समय फाटक पर से बाजों की आवाज आने लगी, जिससे बाहर वालों को भी मालूम हो गया कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह आ गए। इस समय की खुशी का हाल लिखना हमारी ताकत से बाहर है। हाँ, इसका अंदाज पाठक स्वयं कर सकते हैं कि जब दोनों कुमार मिलने के लिए महल के अंदर गए तो औरतों में खुशी का दरिया कितने जोश के साथ उमड़ा होगा। महल के अंदर दोनों कुमारों का इंतजार बनिस्बत बाहर से ज्यादा होगा। ये सोचकर ही महाराज ने दोनों कुमारों को ज्यादा देर तक बाहर रोकना मुनासिब न समझकर शीघ्र ही महल में जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमार भी खुशी खुशी महल के अंदर जाकर सबसे मिले। उनकी माँ और दादी की बढ़ती हुई खुशी का तो आज अंदाज करना ही कठिन है, जिन्होंने लड़कों की जुदाई तथा रंज और नाउम्मीदी के साथ ही साथ तरह तरह की खबरों से पहुंची हुई चोटों को अपने नाजुक कलेजों पर झेलकर और
देवताओं की मिन्नतें मान मान कर आज का दिन देखने के लिए अपनी नन्ही सी जान को बचा कर रखा था। अगर उन्हें समय और नीत पर विशेष ध्यान न रहता तो आज घंटों तक अपने बच्चों को कलेजे से अलग करके बातचीत करने और महल के बाहर जाने का मौका न देती। दोनों कुमार खुशी खुशी सबसे मिले, एक एक करके सबसे कुशल मंगल पूछा। कमलिनी और लाड़ली से भी चार आंखें हुई, मगर वहां किशोरी और कामनी की सूरत दिखाई न पड़ी, जिनके बारे में सुन चुके थे कि महल के अंदर पहुंच चुकी है। इस सबब से उनके दिल को जो कुछ तकलीफ हुई उसका अंदाजा औरों को तो नहीं, मगर कुछ कुछ कमलिनी और लाडली को मिल गया और उन्होंने बात ही बात में इस भेद को खुलवाकर कुमारों को तसल्ली करवा दी। थोड़ी देर तक दोनों भाई महल के अंदर रहे और इस बीच में बाहर से कई दफे तलबी का संदेश पहुंचा। अतः पुनः मिलने का वादा करके वहां से उठकर वो बाहर की तरफ रवाना हुए और उसी आलीशान कमरे में पहुंचे जिसमें कई खास खास आदमियों और आपस वालों के साथ महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। इस समय इस कमरे में यद्यपि राजा गोपाल सिंह, नकाबपोश लोग, जीत सिंह, तेज सिंह, भूतनाथ और अय्यार लोग भी उपस्थित थे, मगर कोई आदमी ऐसा न था जिसके सामने भेद की बातें करने में किसी तरह का संकोच हो। दोनों कुमार इशारा पाकर अपने दादा साहब के बगल में बैठ गए और धीरे धीरे बातचीत होने लगी। सुरेंद्र सिंह दोनों कुमारों की तरफ देखकर, भैरव सिंह और तारा सिंह तुम्हारे पास गए थे, उन दोनों को कहाँ छोड़ा? इंद्रजीत सिंह मुस्कुराते हुए, जी वे दोनों तो हम लोगों के आने के पहले ही से हुजूर में हाजिर हैं। सुरेंद्र सिंह ताज्जुब से चारों तरफ देखकर, कहाँ? महाराज के साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ एक दूसरे पर निगाह डाली। इंद्रजीत सिंह दोनों सरदार नकाबपोशों की तरफ बताकर, जिनके साथ और भी कई नकाबपोश थे। राम सिंह और लक्ष्मण सिंह का काम आज वे ही दोनों पूरा कर रहे हैं। इतना सुनते ही दोनों नकाबपोशों ने अपने अपने चेहरे पर से नकाबें हटा दी और उनके बदले में भैरव सिंह तथा तारा सिंह दिखाई देने लगे। इस जादू के से मामले को देखकर सबकी विचित्र अवस्था हो गई और सब ताज्जुब में आकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भूतनाथ और देवी सिंह की तो और ही अवस्था हो रही थी। बड़े जोरों के साथ कलेजा उछलने लगा और वे कुछ बातें उन्हें याद आ गईं जो नकाबपोशों के मकान में जाकर देखी सुनी थी, और वे दोनों ही ताज्जुब के साथ गौर करने लगे। सुरेंद्र सिंह दोनों कुमारों से, जब भैरव सिंह और तारा सिंह तुम्हारे पास नहीं गए और यहां मौजूद थे, तब भी तो राम सिंह और लक्ष्मण सिंह कई दफे आए थे। उस समय इस विचित्र पर्दे यानी नकाब के अंदर कौन छिपा हुआ था? इंद्रजीत सिंह और सब नकाबपोशों की तरफ बताकर, कई दफे इन लोगों में से बारी बारी से समयानुसार और कई दफे स्वयं हम दोनों भाई इसी पोशाक और नकाब को पहनकर हाजिर हुए थे। कुंवर इंद्रजीत सिंह की इस बात ने इन लोगों को और भी ताज्जुब में डाल दिया और सब कोई हैरानी के साथ उनकी तरफ देखने लगे। भूतनाथ और देवी सिंह की तो बात ही निराली थी। इनको तो विश्वास हो गया कि नकाबपोशों की टोह में जिस मकान के अंदर हम लोग गए थे उसके मालिक ये ही दोनों हैं। इन्हीं दोनों की मर्जी से हम लोग गिरफ्तार हुए थे और इन्हीं दोनों के सामने पेश किए गए थे। देवी सिंह यद्यपि अपने दिल को बार बार समझा बुझाकर संभालते थे, मगर इस बात का ख्याल हो ही जाता था कि अपने ही लोगों ने मेरी बेइज्जती की और मेरे ही लड़के ने इस काम में शरीक होकर मेरे साथ दगा की। मगर देखना चाहिए इन सब बातों का भेद, सबब और नतीजा क्या खुलता है। भूतनाथ इस सोच में घड़ी घड़ी सिर झुका लेता था कि मेरे पुराने ऐब, जिन्हें मैं बड़ी कोशिश से छिपा रहा हूं, अब छिपे न रहे, क्योंकि नकाबपोशों को मेरा रत्ती रत्ती हाल मालूम है और दोनों कुमार इन सबके मालिक और मुखिया हैं। अतः इनसे कोई बात छिपी न रह गई होगी। इसके अतिरिक्त मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि मुझसे बदला लेने की नीयत रखने वाला मेरा दुश्मन उस विचित्र तस्वीर को लिए हुए इनके सामने हाजिर हुआ था और मेरा लड़का हरनाम सिंह भी वहां मौजूद था। यद्यपि इस बात की आशा नहीं हो सकती कि ये दोनों कुमार मुझे जलील और बेआबरू करेंगे, मगर फिर भी शर्मिंदगी मेरा पल्ला नहीं छोड़ती। इत्तेफाक की बात है कि जिस तरह मेरी स्त्री और लड़के ने इस मामले में शरीक होकर मुझे छकाया है, उसी तरह देवी सिंह की स्त्री लड़के ने उनके दिल में भी चुटकी ली है। देवी सिंह और भूतनाथ की तरह हमारे और अय्यारों के दिलों में भी करीब करीब इसी ढंग की बातें पैदा हो रही थीं, और इन सब भेदों को जानने के लिए वे बनिस्बत पहले के अब और ज्यादा बेचैन हो रहे थे। तथा यही हाल हमारे महाराज सुरेंद्र सिंह और गोपाल सिंह वगैरह का भी था। कुछ देर तक ताज्जुब के साथ सन्नाटा रहा और इसके बाद पुनः महाराज ने दोनों कुमारों की तरफ देखकर कहा,
ताज्जुब की बात है कि तुम दोनों भाई यहां आकर भी अपने को छिपाए रहे। इंद्रजीत सिंह हाथ जोड़कर, मैं यहां हाजिर होकर पहले ही अर्ज कर चुका था कि हम लोगों का भेद जानने के लिए उद्योग न किया जाए। हम लोग मौका पाकर स्वयं अपने को प्रकट कर देंगे। इसके अतिरिक्त तिलिस्मी नियमों के अनुसार तब तक हम दोनों भाई प्रकट नहीं हो सकते थे जब तक कि अपना सारा काम पूरा करके इसी तिलिस्मी चबूतरे की राह से तिलिस्म के बाहर नहीं निकल आते। साथ ही इसके हम लोगों की ये भी इच्छा थी कि जब तक निश्चिंत होकर खुले तौर पर यहां न आ जाए तब तक कैदियों के मुकदमे का फैसला न होने पाए, क्योंकि इस तिलिस्म के अंदर जाने के बाद हम लोगों को बहुत से नए नए भेद मालूम हुए हैं जो नकाबपोशों की तरफ इशारा करके इन लोगों से संबंध रखते हैं और जिनका आपसे अर्ज करना बहुत जरूरी था। सुरेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए और नकाबपोशों की तरफ देखकर, अब तो इन लोगों को भी अपने चेहरों से नकाबें उतार देनी चाहिए। हम समझते हैं इस समय इन लोगों का चेहरा साफ होगा। कुंवर इंद्रजीत सिंह का इशारा पाकर उन नकाबपोशों ने भी अपने अपने चेहरे से नकाबें हटा दी और खड़े होकर अदब के साथ महाराज को सलाम किया। ये नकाबपोश गिनती में 5 थे और इन्हीं 5 में इस समय वे दोनों सूरतें भी दिखाई पड़ी जो यहां दरबार में पहले दिखाई पड़ चुकी थीं या जिन्हें देखकर दारोगा और बेगम के छक्के छूट गए थे। अब सबका ध्यान उन 5 नकाबपोशों की तरफ खिंच गया जिनका असल हाल जानने के लिए लोग पहले ही से बेचैन हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने कैदियों के मामले में कुछ विचित्र ढंग की कैफियत और उलझन पैदा कर दी थी। यद्यपि कह सकते हैं कि यहां पर इन 5 को पहचानने वाला कोई न था, मगर भूतनाथ और राजा गोपाल सिंह बड़े गौर से उनकी तरफ देखकर अपने हाफजे यानी स्मरण शक्ति पर जोर दे रहे थे और उम्मीद करते थे कि इन्हें हम पहचान लेंगे। सुरेंद्र सिंह गोपाल सिंह की तरफ देखकर, केवल हम लोग नहीं बल्कि हजारों आदमी इनका हाल जानने के लिए बेताब हो रहे हैं, अतः ऐसा करना चाहिए कि एक साथ ही इनका हाल मालूम हो जाए। गोपाल सिंह, मेरी भी यही राय है। एक नकाबपोश, कैदियों के सामने ही हम लोगों का किस्सा सुना जाए तो ठीक है, क्योंकि ऐसा होने ही से महाराज का विचार पूरा होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के किस्से में वही कैदी हामी भरेंगे और कई अधूरी बातों को पूरा करके महाराज का शक दूर करेंगे जिन्हें हम लोग भी नहीं जानते और जिनके लिए महाराज भी उत्सुक होंगे। इंद्रजीत सिंह सुरेंद्र सिंह से, बेशक ऐसा ही है। यद्यपि हम दोनों भाई इन लोगों का किस्सा सुन चुके हैं, मगर कई भेदों का पता नहीं लगा जिनके जाने बिना जी बेचैन हो रहा है और उनका मालूम होना कैदियों की इच्छा पर निर्भर है। सुरेंद्र सिंह कुछ सोचकर, खैर ऐसा ही किया जाएगा। इसके बाद उन लोगों में दूसरे तरह की बातचीत होने लगी जिसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। इसके घंटे भर बाद ये दरबार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपने अपने स्थान पर चले गए। कुंवर इंद्रजीत सिंह का दिल किशोरी को देखने के लिए बेताब हो रहा था। उन्हें विश्वास था कि यहां पहुंचकर उससे अच्छी तरह मुलाकात होगी और बहुत दिनों का अरमान भरा दिल उसकी सोहबत से तस्कीन पाकर पुनः उसके कब्जे में आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अर्थात कुमार के आने से पहले ही वो अपने नाना के डेरे में भेज दी गई और उनका अरमान भरा दिल उसी तरह तड़पता रह गया। यद्यपि उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अब उनकी शादी किशोरी के साथ बहुत जल्द होने वाली है, मगर फिर भी उनका मनचला दिल, जिसे उनके कब्जे से बाहर हुए मुद्दत हो चुकी थी, इन चापलूसियों को कब मानता था। इसी तरह कमलनी से भी मीठी मीठी बातें करने के लिए वे कम बेताब न थे, मगर बड़ों का लिहाज उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता था कि उससे एकांत में मुलाकात करें। यद्यपि वे ऐसा करते तो कोई हर्ज की बात न थी, मगर इसलिए कि उसके साथ भी शादी होने की उम्मीद थी, शर्म और लिहाज के फेर में पड़े हुए थे। परंतु कमलनी को इस बात का सोच विचार कुछ भी न था। हम इसका सबब भी बयान नहीं कर सकते। हाँ, इतना कहेंगी कि जिस कमरे में कुंवर इंद्रजीत सिंह का डेरा था उसी के पीछे वाले कमरे में कमलनी का डेरा था और उस कमरे से कुंवर इंद्रजीत सिंह के कमरे के आने जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा भी था जो इस समय भीतर की तरफ से अर्थात कमलनी की तरफ से बंद था और कुमार को इस बात की कुछ भी खबर न थी। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने पलंग पर लेटे हुए किशोरी और कमलनी के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहे थे। उनके पास कोई दूसरा आदमी न था और एक तरह पर सन्नाटा छाया हुआ था। यकायक पीछे वाले कमरे का, जिसमें कमलनी का डेरा था, दरवाजा खुला और अंदर से एक लौंडी आती हुई दिखाई पड़ी। कुमार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और
उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया, कमलिनी जी आपसे मिलना चाहती है। आज्ञा हो तो स्वयं यहाँ आवें या आप ही वहां तक चले। कुमार, वे कहाँ हैं? लौंडी, पिछले कमरे की तरफ बताकर, इसी कमरे में तो उनका डेरा है। कुमार ताज्जुब से, इसी कमरे में? मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी। अच्छा, मैं स्वयं चलता हूं, तो इस कमरे का दरवाजा बंद कर दे। आज्ञा पाते ही लौंडी ने कुमार के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें बाहर से कोई यकायक आ न जाए। इसके बाद इशारा पाकर लौंडी कमलिनी के कमरे की तरफ रवाना हुई और कुमार उसके पीछे पीछे चले। चौखट के अंदर पैर रखते ही कुमार की निगाह कमलिनी पर पड़ी और वे भौचक्के से होकर उसकी सूरत देखने लगे। इस समय कमलिनी की सुंदरता बनिस्बत पहले के बहुत ही बढ़ी चढ़ी देखने में आई। पहले जिन दिनों कुमार ने कमलिनी की सूरत देखी थी, उन दिनों वो बिल्कुल उदासीन और मामूली ढंग पर रहा करती थी। माया रानी के झगड़े की बदौलत उसकी जान जोखिम में पड़ी हुई थी और इस कारण से दिमाग को एक पल के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके शरीर और चेहरे की रौनक में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया था। तिस पर भी वो कुमार की सच्ची निगाह में एक ही दिखाई देती थी। फिर आज उसकी खुशी और खूबसूरती का क्या कहना है, जबकि ईश्वर की कृपा से वो अपने तमाम दुश्मनों पर फतह पा चुकी है, तरद्दुदों के बोझ से हल्की हो चुकी है और मनमानी उम्मीदों के साथ अपने को बनाने संवारने का भी मुनासिब मौका उसे मिल गया है। यही सबब है कि इस समय वो रानियों किसी पोशाक और सजावट में दिखाई देती है। कमलिनी की इस समय की खूबसूरती ने कुमार पर बहुत बड़ा असर किया और बनिस्बत पहले के इस समय बहुत ज्यादा कुमार के दिल पर अपना अधिकार जमा लिया। कुमार को देखते ही कमलिनी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुमार ने आगे बढ़कर बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहो अच्छी तो हो? अब भी अच्छी न होंगी? कहकर मुस्कुराती हुई कमलिनी ने कुमार को ले जाकर एक ऊंची गद्दी पर बैठाया और आप भी उनके पास बैठकर यों बातचीत करने लगी। कहिए, तिलिस्म के अंदर आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? इंद्रजीत सिंह, ईश्वर की कृपा से हम लोग कुशल पूर्वक यहां तक चले आए और अब तुम्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सब बातें हमें तुम्हारी ही बदौलत नसीब हुई हैं। अगर तुम मदद ना करती तो ना मालूम हम लोगों की क्या दशा होती। हमारे साथ तुमने जो कुछ उपकार किया है उसका बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। सिवाय इसके मैं क्या कह सकता हूं कि मेरी अपनी छाती पर हाथ रख के, ये जान और शरीर तुम्हारा है। कमलिनी मुस्कुराकर, अब आप कृपा करें इन सब बातों को तो रहने दीजिए, क्योंकि इस समय मैंने इसलिए आपको तकलीफ नहीं दी है कि अपनी बढ़ाई सुनूं या आप पर अपना अधिकार जमाऊं। इंद्रजीत सिंह, अधिकार तो तुमने उसी दिन मुझ पर जमा लिया जिस दिन अय्यार के हाथ से मेरी जान बचाई और मुझसे तलवार की लड़ाई लड़कर यह भी दिखा दिया कि मैं तुमसे ताकत में कम नहीं हूं। कमलिनी हंसकर, क्या खूब, मैं और आपका मुकाबला करूं? आपने मुझे भी क्या कोई पहलवान समझ लिया है? इंद्रजीत सिंह, आखिर बात क्या थी जो उस दिन मैं तुमसे हार गया था? कमलिनी, आपको उस बेहोशी की दवा ने कमजोर और खराब कर दिया था जो एक अनाड़ी अय्यार की बनाई हुई थी। उस समय केवल आपको चैतन्य करने के लिए मैं लड़ पड़ी थी, नहीं तो कहाँ मैं और कहाँ आप। इंद्रजीत सिंह, खैर ऐसा ही होगा, मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि तुमने मेरी जान बचाई, केवल उसी दफे नहीं बल्कि उसके बाद भी कई दफे। कमलिनी, छोड़िए भी, अब इन बातों को जाने दीजिए, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। हाँ, ये बतलाइए कि तिलिस्म के अंदर आपने क्या क्या देखा और क्या क्या किया? इंद्रजीत सिंह, मैं सब हाल तुमसे कहूंगा, बल्कि उन नकाबपोशों की कैफियत भी तुमसे बयान करूंगा जो मुझे तिलिस्म के अंदर कैद मिले और जिनका हाल अभी तक मैंने किसी से बयान नहीं किया। मगर तुम ये सब हाल अपनी जुबान से किसी से न कहना। कमलिनी, बहुत खूब। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना कुल हाल कमलिनी से बयान किया और कमलिनी ने भी अपना पिछला किस्सा और उसी के साथ साथ भूतनाथ, नानक तथा तारा वगैरह का हाल बयान किया जो कुमार को मालूम न था। इसके बाद पुनः उन दोनों में यों बातचीत होने लगी। इंद्रजीत सिंह, आज तुम्हारी जुबानी बहुत सी ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। कमलिनी, इसी तरह आपकी जुबानी उन नकाबपोशों का हाल सुनकर मेरी अजीब हालत हो रही है। क्या करूं, आपने मना कर दिया है कि किसी से इस बात का जिक्र न करना, नहीं तो अपने सुयोग्य पति से उनके विषय में। इंद्रजीत सिंह चौंक कर, हैं, क्या तुम्हारी शादी हो गई? कमलिनी,
कुमार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर मुस्कुराकर, मैं अपने उस तालाब वाले मकान में अर्ज कर चुकी थी कि मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। इंद्रजीत सिंह लंबी सांस लेकर, हाँ मुझे याद है, मगर ये उम्मीद न थी कि वो इतनी जल्दी हो जाएगी। कमलनी, तो क्या आप मुझे हमेशा कुंवारी ही देखना पसंद करते थे? इंद्रजीत सिंह, नहीं ऐसा तो नहीं है, मगर। कमलनी, मगर क्या? कहिए कहिए, रुके क्यों? इंद्रजीत सिंह, यही कि मुझसे पूछ तो लिया होता। कमलनी, क्या खूब। आपने क्या मुझसे पूछकर इंद्रानी के साथ शादी की थी जो मैं आपसे पूछ लेती? इतना कहकर कमलिनी हंस पड़ी और कुमार ने शर्माकर सिर झुका लिया। मगर इस समय कुमार के चेहरे से भी मालूम होता था कि उन्हें हद दर्जे का रंज है और कलेजे में बेहिसाब तकलीफ हो रही है। कुमार कमलिनी के पास से कुछ खिसक कर, मुझे विश्वास था कि जन्म भर तुमसे हंसने बोलने का मौका मिलेगा। कमलिनी, मेरे दिल में भी यही बात बैठी हुई थी और यही तय करके मैंने शादी की है कि आपसे कभी अलग होने की नौबत ना आवे। मगर आप हट क्यों गए? आइए आइए, जिस जगह बैठे थे वहीं बैठिए। कुमार, नहीं नहीं, पराई स्त्री के साथ एकांत में बैठना ही धर्म के विरुद्ध है, ना कि साथ सटकर। मगर आश्चर्य है कि तुम्हें इस बात का कुछ भी ख्याल नहीं। मुझे विश्वास था कि तुमसे कभी कोई काम धर्म विरुद्ध न हो सकेगा। कमलनी, मुझ में आपने कौन सी बात धर्म विरुद्ध पाई? कुमार, यही कि तुम इस तरह एकांत में बैठकर मुझसे बातें कर रही हो। इससे भी बढ़कर वो बात जो अभी तुमने अपनी जुबान से कबूल की है कि तुमसे कभी अलग ना होंगे। क्या ये धर्म विरुद्ध नहीं है? क्या तुम्हारा पति इस बात को जानकर भी तुम्हें पतिव्रता कहेगा? कमलनी, कहेगा और जरूर कहेगा। अगर ना कहे तो इसमें उसकी भूल है, उसे निश्चय है। और आप सच समझिए कि कमलिनी प्राण दे देना स्वीकार करेगी, परंतु धर्म विरुद्ध पथ पर चलना कदापि नहीं। आपको मेरी नीयत पर ध्यान देना चाहिए, दिल लगी की बातों पर नहीं, क्योंकि मैं अय्यार भी हूं। यदि मेरा पति इस समय यहां आ जाए तो आपको मालूम हो जाए कि वो मुझ पर जरा भी शक नहीं करता और मेरा इस तरह बैठना उसे कुछ भी नहीं अखरता। कुमार कुछ सोचकर, ताज्जुब है? कमलनी, अभी क्या, आगे आपको और भी ताज्जुब होगा। इतना कहकर कमलिनी ने कुमार की कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर कहा, पहले आप अपनी जगह पर आकर बैठ जाइए, तब मुझसे बात कीजिए। कुमार, नहीं नहीं कमलनी, तुम्हें ऐसा उचित नहीं है। दुनिया में धर्म से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है, अतएव तुम्हें भी धर्म पर ध्यान रखना चाहिए। अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, पराई की स्त्री हो। कमलनी, ये सच है, परंतु मैं आपसे पूछती हूं कि यदि मेरी शादी आपके साथ होती तो क्या मैं आनंद सिंह से हंसने बोलने या दिल लगी करने लायक न रहती? कुमार, बेशक, उस हालत में तुम आनंद से हंस बोल और दिल लगी भी कर सकती थी, क्योंकि ये बात हम लोगों में लौकिक व्यवहार के ढंग पर प्रचलित है। कमलनी, बस तो मैं आपसे भी उसी तरह हंस बोल सकती हूं और ऐसा करने के लिए मेरे पति ने मुझे आज्ञा भी दे दी है। मैं उनका पत्र आपको दिखा सकती हूं, इसलिए कि मेरा आपका नाता ही ऐसा है। एक नहीं बल्कि तीन तीन नाते हैं। इंद्रजीत सिंह, सो कैसे? कमलनी, सुनिए, मैं कहती हूं, एक तो मैं किशोरी को अपनी बहन समझती हूं, अतएव आप मेरे बहनोई हुए, कहिए कि हाँ। कुमार, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी किशोरी की शादी मेरे साथ नहीं हुई है। कमलनी, खैर जाने दीजिए, मैं दूसरा और तीसरा नाता बताती हूं। जिनके साथ मेरी शादी हुई है वे राजा गोपाल सिंह के भाई हैं। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी देवी की मैं छोटी बहन हूं, अतएव आपकी साली भी हुई। कुमार कुछ सोचकर, हाँ इस बात से तो मैं कायल हुआ, मगर तुम्हारी नीयत में किसी तरह का फर्क ना आना चाहिए। कमलनी, इससे आप बेफिक्र रहिए। मैं अपना धर्म किसी तरह नहीं बिगाड़ सकती और न दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो मेरी नीयत बिगाड़ सके। आइए अब तो अपने ठिकाने पर बैठ जाइए। लाचार कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने ठिकाने आ बैठे और पुनः बातचीत करने लगे। लाचार कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने ठिकाने आ बैठे और पुनः बातचीत करने लगे, मगर उदास बहुत थे और ये बात उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी। यकाएक कमलिनी ने मस्खरेपन के साथ हंस दिया, जिससे कुमार को ख्याल हो गया कि इसने जो कुछ कहा सब झूठ और केवल दिल लगी के लिए था, मगर साथ ही उनके दिल का खुटका साफ नहीं हुआ। कमलनी, अच्छा आप ये बताइए कि तिलिस्म की कैफियत देखने के लिए राजा साहब तिलिस्म के अंदर जाएंगे या नहीं? कुमार, जरूर जाएंगे। कमलनी, कब? कुमार, सो मैं ठीक नहीं कह सकता, शायद कल या परसों ही जाए। कहते थे कि तिलिस्म के अंदर चलकर उसे देखने का इरादा है। इसके जवाब में भाई गोपाल सिंह ने कहा कि जरूर और
जल्द चलकर देखना चाहिए। कमलिनी, तो क्या हम लोगों को साथ ले जाएंगे? कुमार, सो मैं कैसे कहूं? तुम गोपाल भाई से कहो, वो इसका बंदोबस्त जरूर कर देंगे। मुझे तो कुछ शर्म मालूम होगी। कमलनी, सो तो ठीक है। अच्छा, मैं कल उनसे कहूंगी। कुमार, मगर तुम लोगों के साथ किशोरी भी अगर तिलिस्म के अंदर जाकर वहां की कैफियत ना देखेगी तो मुझे इस बात का रंज जरूर होगा। कमलनी, बात तो वाजिब है, मगर वो इस मकान में तभी आवेंगी जब उनकी शादी आपके साथ हो जाएगी, और इसीलिए वो अपने नाना के डेरे में भेज दी गई हैं। खैर, तो आप इस मामले को तब तक के लिए टाल दीजिए जब तक आपकी शादी न हो जाए। कुमार, मैं भी यही उचित समझता हूं, अगर महाराज मान जाएं तो। कमलनी, या आप हम लोगों को फिर दूसरी दफे ले जाइएगा? कुमार, हाँ, ये भी हो सकता है। अब की दफे का वहां जाना महाराज की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए, वे जिसे चाहें ले जाएं। कमलनी, बेशक ऐसा ही ठीक होगा। अब तिलिस्म के अंदर जाने में आपत्ति ही काहे की है? जब और जितनी दफे आप चाहेंगे हम लोगों को ले जाएंगे। कुमार, नहीं, सो बात ठीक नहीं। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सैकड़ों दफे जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, मगर बहुत सी जगहें तिलिस्म टूट जाने पर भी नाजुक हालत में बनी हुई हैं, जहां बार बार जाना कठिन है। तथापि मैं तुम लोगों को वहां की सैर जरूर कराऊंगा। कमलनी, मैं जरूर समझती हूं कि मेरे उस तालाब वाले तिलिस्मी मकान के नीचे भी कोई तिलिस्म जरूर है। उस खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब का मजमून पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आता था, तथापि इस ढंग की बातों पर कुछ शक जरूर होता था। कुमार, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। हम दोनों भाइयों को खून से लिखी उस तिलिस्मी किताब के पढ़ने से बहुत ज्यादा हाल मालूम हुआ है। इसके अतिरिक्त मुझे तुम्हारा वो स्थान भी ज्यादा पसंद है, और पहले भी मैं जब तुम्हारे पास वहां था ये विचार कर चुका था कि सब कामों से निश्चिंत होकर कुछ दिनों के लिए जरूर यहां डेरा जमाऊंगा, परंतु अब मेरा वो विचार कुछ काम नहीं दे सकता। कमलनी, सो क्यों? कुमार, इसलिए कि अगर तुम्हारी बातें ठीक हैं तो अब वो स्थान तुम्हारे पति के अधिकार में होगा। कमलनी, मुस्कुराकर, तो क्या हर्ज है, मैं उनसे कहकर आपको दिला दूंगी। कुमार, मैं किसी से भीख मांगना पसंद नहीं करता और ना उनसे लड़कर वो स्थान छीन लेना ही मुझे मंजूर होगा। कमलनी, सच तो ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और बहुत बड़ा धोखा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। कुछ सोचकर एक दफे तुम मुझसे फिर कह दो कि सचमुच शादी हो गई। इसके जवाब में कमलनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ, हो गई। कुमार, मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कमलनी, कुमार के पैरों पर हाथ रख के आपसे मैं कसम खाकर कहती हूं कि मेरी शादी हो गई। हम लिख नहीं सकते कि इस समय कुमार के दिल की कैसी बुरी हालत थी। रंज और अफसोस से उनका दिल बैठा जाता था, और कमलनी हंस हंसकर चुटकियां लेती थी। बड़ी मुश्किल से कुमार थोड़ी देर तक और उसके पास बैठे, और फिर उठकर लंबी सांसें लेते हुए अपने कमरे में चले गए। रात भर उन्हें नींद न आई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के चौथे बयान को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।